अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू प्रॉफिट बुक बाय अब्दुल्ला चौधरी। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था पेमेंट पोस्टिंग के अंदर जो बेसिक चीज़ें हैं वो देखी थी हमने। ईआरए क्या होती है, ईओबी क्या होती है, पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियो के अंदर देखी थी। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे पेमेंट पोस्टिंग का जो पूरा प्रोसीजर है वो कैसे होता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि पेशेंट डॉक्टर के पास जब आता है, सर्विसेज परफॉर्म करता है, डॉक्टर जब क्लेम इंश्योरेंस को बिल करता है, इन सब के बाद जो मेन थिंग होती है वो यही होती है कि हमने डॉक्टर को अश्योर करना होता है, उसे बताना होता है कि भाई आपने जो क्लेम बिल किया था उसके अगेंस्ट इतनी पेमेंट हमें रिसीव हो गई है। तो इन सारी चीज़ों को एक्यूरेटली हमने सॉफ्टवेयर के अंदर पोस्ट करना होता है, ताकि डॉक्टर को पता चल जाए कि मैंने ये जो क्लेम बिल किया था इसके अगेंस्ट मुझे कितने पैसे रिसीव हो गए हैं। और पेशेंट को भी पता चल जाए कि वो जो सर्विस लेके गया है उसका जो बिल है वो कहाँ से आया है, कितनी इंश्योरेंस ने पे किया है, कितनी पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जिसकी वजह से जो पेमेंट पोस्टिंग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेमेंट पोस्टिंग का अब जो बेसिक कंसेप्ट है वो यही है कि जो जो जहाँ जहाँ से पेमेंट आई है, डॉक्टर को वो सारी इन्फॉर्मेशन हमने सॉफ्टवेयर के अंदर पेस्ट कर देनी है। सॉफ्टवेयर के अंदर एज इट इज़ हमने पोस्ट कर देनी है, ताकि डॉक्टर को पता चल जाए कितनी पेमेंट की सीपीडी के अगेंस्ट आई है। तो इसके अंदर जो कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ हो रही थी वो मैंने आपको पिछली वीडियोस के अंदर बता दी थी। अब आपकी स्क्रीन के ऊपर शेयर हो रही होगी एक ईओबी। इसको हम कहते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ बेनिफिट्स। इसका मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि ये जब हमें मेलिंग एड्रेस पर कोई एक्सप्लेनेशन आती है पेमेंट की, उसको हम ईओबी कहते हैं। तो ईओबी के अंदर अब सबसे पहले आपने देखा होगा कि पेशेंट का अकाउंट नंबर होता है। अब मैं आपको ईओबी के अकॉर्डिंग ही समझा देता हूँ, जो यहाँ पे पॉइंट्स बने हुए हैं। ये आपको मैं एक और बात बता दूँ कि ये डमी ईओबी है। ये मतलब कि कोई एग्जैक्ट ऐसा नहीं मैं कह सकता कि मेरे पास पेशेंट है उसकी ईओबी है। ये डमी पे ईओबी है। और मेडिकल बिलिंग की ट्रेनिंग के अंदर जो भी हम मटेरियल यूज़ करते हैं वो डमी होता है, एक्चुअल वो नहीं होता। क्योंकि हिप्पा के कुछ रूल्स होते हैं, ये उसके अगेंस्ट होता है। मेडिकल बिलिंग एक ऐसा मतलब कि फील्ड है, इसके अंदर हम पेशेंट का इवन नाम तक भी किसी को नहीं बता सकते, क्योंकि वो पेशेंट्स जो होते हैं अमेरिकन होते हैं वो ना मतलब वो इस चीज़ को सही नहीं समझते कि उनका जो मेडिकल कंडीशंस हैं वो हम किसी तीसरे बंदे को बता सकें। तो इस वजह से हम मेडिकल बिलिंग के रिलेटेड जो आपको है एग्जैक्ट मतलब पेशेंट्स का डाटा नहीं फराहम कर सकते। बाकी ये जो है ना ईओबीज़, ये बिल्कुल सही है, होती ऐसे ही हैं, बस इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है पेशेंट की वो चेंज है, वो डमी इन्फॉर्मेशन है। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है पेड अमाउंट। तो ईओबी के अंदर क्या होता है कि पेड अमाउंट लिखी होती है। अगर $300 पेड अमाउंट है तो 300 लिखी होगी। इसके सामने लिखा हुआ है $312.47। ये उसकी हो गई पेड अमाउंट। अब जो ईओबी के अंदर चेक करने वाली दूसरी चीज़ है वो टोटल बिल्ड अमाउंट है। वो कितनी है? $416 और 62 सेंट्स। ये हम बात कर रहे हैं ईओबी की, एक्सप्लेनेशन ऑफ बेनिफिट्स। ऊपर ऊपर राइट कॉर्नर पे आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ बेनिफिट्स भी लिखा हुआ है। और इन सबसे पहले एक और इम्पोर्टेंट बात, जब आप पेमेंट पोस्ट करने लगोगे किसी भी पेशेंट की, तो आपको पता होना चाहिए कि यार ये इसी पेशेंट की ही ईओबी है। उस चीज़ को इंश्योर आपने कैसे करना है? आपने पेशेंट का नाम देखना है, उसकी आईडी देखनी है, और 2-3 चीज़ें होती हैं मेन देखने वाली। एक पेशेंट का नाम हो गया, एक उसकी जो डेट ऑफ सर्विस है वो आप देखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि जो मेरे पास डेट ऑफ सर्विस है वही इसकी है। उसके अलावा जो बिल्ड अमाउंट होती है, बिल्ड अमाउंट मतलब टोटल बिल्ड अमाउंट, आपने अगर $600 का क्लेम भेजा है तो वो उसकी बिल्ड अमाउंट होगी। ये 3-4 चीज़ें देख के आप इंश्योर कर सकते हो कि मैंने जो पोस्टिंग करनी है वो उसी पेशेंट की है जो मेरे पास ईओबी रिसीव हुई है। उसके अलावा आप इसके अंदर इंश्योरेंस भी देख सकते हो। अभी अब सपोज़ आपके पास पेशेंट है एंथम का, ठीक है? आपके पास यूएचसी का जो है वो ईओबी आ गई है। कभी-कभी ऐसा होता है कि 2 पेशेंट्स होते हैं, उनका नाम सेम होता है। कभी-कभी तो डेट ऑफ बर्थ भी सेम होती है, ठीक है? तो हमने वहाँ पे फिर उनके इंश्योरेंसेस का देख लेना है कि वो डिफ़रेंस। तो इस तरह आपके पास अगर यूएससी की ईओबी आई है और वहाँ पे पेशेंट सेम है, तो आपने इंश्योरेंस का नाम भी ऊपर देख लेना है ईओबी पे कि कौन-सा है। अब जैसे इस ईओबी में एंथम लिखा हुआ है। अब इसमें आपने पेड वेरीफ़ाई कर लिया कि ये इसी पेशेंट का है। उसके बाद पोस्टिंग से पहले आपने देख ली पेड अमाउंट कितनी है, टोटल बिल्ड अमाउंट कितनी थी। उसके बाद पेशेंट सेविंग्स। पेशेंट सेविंग मीन्स
कि पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूसिवली कितनी है, मतलब अगर कोपे बने हैं, डिडक्टिबल बने हैं, को इंश्योरेंस बनी है, इन सबको मिला के टोटल पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी इस क्लेम के ऊपर इस पेशेंट की कितनी बनी है। उसके बाद आती है अप्लाइड्स टू डिडक्टिबल, डिडक्टिबल के ऊपर कितनी अमाउंट अप्लाइड हुई है। उसके बाद आती है को इंश्योरेंस के ऊपर कितनी अमाउंट अप्लाई हुई है फिफ्थ नंबर पॉइंट में। और इसी तरह एक अलग से कभी किसी इंश्योरेंस में टैब होता है कोपे का, किसी ईओबी पे नहीं होता, लेकिन पता चल जाता है हमें। अब क्लेम्स पेमेंट एंड पे कि मतलब अब वहाँ पे दिया हुआ है हर सीपीटी के अगेंस्ट कितने मतलब डॉलर्स पे हुए हैं। अब जहाँ पे ये पॉइंट 2 से पहले टाइप्स ऑफ सर्विस लिखा हुआ है ना, यहाँ पे मेमोग्राफी लिखा हुआ है, स्क्रीनिंग मेमोग्राम लिखा हुआ है, तो इस जगह पे होती है सीपीटी कोड्स 99213, 99214। तो इसी तरह उनके आगे पेमेंट दी होती है, मतलब अगर 99214 की $38.63 पेमेंट है तो वो उसके सामने लिखी होगी, और पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसके सामने लिखी होगी। अगर कोबे बने डिडक्टिबल बने हैं तो वो उसके सामने लिखी होगी। ये इंतहाई ईजी है। मुझे सबसे जो मज़े का काम लगता है मेडिकल बिलिंग में, वो पेमेंट पोस्टिंग लगता है। उसके बाद इट्स नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे, नंबर 7। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर मीन्स के अगर कोई अदर एडजस्टमेंट्स हुई हैं, इंश्योरेंस ने $700 का क्लेम बिल किया है डॉक्टर ने इंश्योरेंस को, और इंश्योरेंस कह रही है आपका जो $300 बनते थे सिर्फ, बाकी जो ऊपर वाले किए हैं आपने वो गलत बिल किए हैं, वो आपका चार्ज नहीं बनता। तो वो उसको एडजस्ट कर देते हैं, वो हम उन्हें कहते हैं एडजस्टमेंट्स कोड। एडजस्टमेंट कोड OA23 भी हो सकता है, CO45 भी हो सकता है। उन स्पेसिफिक कोड्स का हमें पता होता है कि ये इंश्योरेंस तब यूज़ करती है जब उन्होंने कुछ अमाउंट एडजस्ट करनी होती है। तो हम उसके ऊपर इंश्योरेंस को चैलेंज नहीं कर सकते कि आप इसको एडजस्ट क्यों कर रहे हो, आप हमें पे क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि उन्हें पता होता है, हमें भी पता होता है कि वो सही-सही पे कर रहे हैं, उनसे जितने बन रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं ईआरए की तरफ। ईआरए जो था इलेक्ट्रॉनिक रेमिटेंस एडवाइस, वो भी मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया हुआ है क्या होता है। जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिकली आती है, जिसका मीन्स के बिलिंग डेस्क पे नहीं आती और हमारे पास ईडीआई सेटअप होता है, वो वहाँ पे क्लिक करते हैं हमारे पास ईआरए पहुँच जाती है। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ईआरए शेयर हो रही होगी। अब इसके अंदर भी सिनेरियो सारा ही सेम है। बस ये है कि ये इलेक्ट्रॉनिकली आती है, जो ईओबी होती है वो मेलिंग एड्रेस पे आती है। इसके अंदर कुछ रिमार्क कोड्स होते हैं। अब यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको मैं ईओबी में बताना भूल गया, आपने उसमें भी ये कंसीडर करना है, चेक और ईएफटी ट्रेस नंबर। चेक और ईएफटी ट्रेस नंबर मतलब जिस चेक के अगेंस्ट पेमेंट आई है डॉक्टर के पास, या इलेक्ट्रॉनिकली अगर फ़ंड ट्रांसफ़र हुए हैं तो उसका नंबर क्या है, वो चीज़ सबसे टॉप पे लिखी हुई है, और ये ईओबी में भी लिखी होती है। उसके अलावा एक क्लेम नंबर होता है, वो भी ईओबी, ईआरए हर चीज़ में लिखा होता है, क्लेम नंबर और चेक डिटेल्स। ये मतलब जहाँ-जहाँ से पेमेंट आ रही है, जो-जो ईओबी, ईआरएज़ हैं या एक्सप्लेनेशन ऑफ पेमेंट है, उसके अंदर चेक नंबर और क्लेम नंबर ये चीज़ें लाज़मी मेंशन्ड होंगी। अब इसके अंदर उसने लिखा हुआ है चेक नंबर, जो हमें पता है। क्लेम स्टेटस मीन्स के क्लेम पे है, डिनाई है, रिजेक्टेड है, या इन प्रोसेस है, या सेकेंडरी पेयर को फॉरवर्डेड हुआ है, वो चीज़ वो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। उसके बाद आ जाएगी सर्विस, ये लिखा हुआ है RARC। इसका मतलब क्या है, रेमिटेंस एडवाइस रिमार्क कोड। इसका मतलब क्या होता है कि जो हमने हमारे पास ERA इलेक्ट्रॉनिक रेमिटेंस एडवाइस आई है, उसके अंदर जो रेमिटेंस एडवाइस रिमार्क कोड है उसको RARC कहते हैं। अब रिमार्क कोड का मतलब क्या होता है कि अगर क्लेम कोई डिनाई हुआ है, इंश्योरेंस ने उसका एडजस्टमेंट स्कोर लगाया हुआ है, उसके आगे एक अल्फ़ा न्यूमेरिक रिमार्क कोड होगा कि वो ना उस डिनायल को या उस एडजस्टमेंट्स को मज़ीद एक्सप्लेन कर रहा होगा। जैसे अब मेडिकल रिकॉर्ड्स का डिनायल कोड आता है CO या PR 252। अब वो उसका जो है वो डिनायल कोड है, उसको हम CARCS कहते हैं, वो डिनायल कोड है। लेकिन जो उसका रिमार्क कोड है वो N207 या 706 इस तरह का होता है, तो वो उसका रिमार्क कोड होगा जो कि उसको मज़ीद एक्सप्लेन कर रहा है। तो RARC होता है रिमार्क कोड। उसके बाद बारी आती है क्लेम्स टोटल पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसी तरह जैसे ईओबी के अंदर लिखा हुआ था कि टोटल पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है। लेकिन क्या है कि रेमिटेंस एडवाइस के अंदर क्या होता है कि मल्टीपल पेशेंट्स होते हैं, 15 से 20 पेशेंट, और 20 से 25 पेशेंट या 50 पेशेंट्स भी हो सकते हैं। तो इसके अंदर ना एक टोटल का फिगर होता है, मीन्स वो टोटल भी लिख देंगे कि टोटल इस इंश्योरेंस से इस प्रोवाइडर के पास कितनी पेमेंट आई है इस ईआरए के अंदर। मतलब अगर उसके अंदर 20 पेशेंट हैं और उनकी के पेमेंट्स $10,000 हैं,
तो वो नीचे टोटल पेमेंट लिखा होगा, $10,000 टोटल पेमेंट है, और टोटल पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इसी तरह लिखा होगा कि $5,000 जो है इन सब क्लेम्स के अंदर पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी है। तो ये ERA का फ़ायदा है कि उसके अंदर ना टोटल्स में अमाउंट होती है। बाकी इसके अंदर और ईओबी के अंदर ऑलमोस्ट चीज़ें सेम होती हैं। तो हम अब पोस्टिंग कैसे करते हैं? अब सॉफ्टवेयर जो होता है ना, उसके अंदर सेम एज़ इट इज़ इस तरह के बॉक्सेस बने होते हैं, ठीक है? वहाँ पे भी हमने ये चीज़ें मेंशन करनी होती हैं। सीपीटी कोड लिख देना है, उसके बाद हमने एडजस्टमेंट्स कोड लिख देने हैं। जितनी जितनी जिस कोड के अगेंस्ट पेमेंट आई है, वो हमने उनके आगे लिख लिख के और उसको ओके करते जाना है, वो हमारी पेमेंट पोस्ट हो जाएगी, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हमने मेंशन करने के बाद ये चीज़ें इंश्योर करनी है कि जो हमारा क्लेम नंबर है, जो हमारा चेक नंबर है, ये सारी चीज़ें जो हैं एक्यूरेटली हैं, वो सॉफ्टवेयर के अंदर पेस्ट हो जाएँ, कोई भी चीज़ मिस ना हो और किसी चीज़ में एरर ना हो। क्योंकि उसके अगर एरर होगा, उसकी वजह से हमें बाद में जो रिपोर्ट निकालेंगे या अगर हमें कहीं जस्टिफ़िकेशन देनी होगी कि इस क्लेम के अगेंस्ट कितनी पेमेंट आई है, तो वहाँ पे हमारे साथ मसला हो जाएगा। तो हमने ये सारी चीज़ें एक्यूरेटली पुट करनी है, और सबसे एंड पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है रिकॉन्सिलेशन। उसमें क्या होता है कि उसके अंदर हमने चीज़ें जो हैं वो क्रॉस वेरीफाई करनी होती हैं। अगर किसी क्लेम की पेमेंट आ गई है, ईओबी आ गया है प्रोवाइडर ऑफिस में, और हमारे पास उसका स्टेटस नहीं है, तो डॉक्टर कहता है कि मुझे इसका स्टेटस चाहिए। अब ना डॉक्टर के पास बल्क अमाउंट में डेली चेक्स आ रहे होते हैं, ईओबीज़ आ रही होती हैं, तो उन्हें नहीं पता होता कि किस पेशेंट के अगेंस्ट ये वाली है। तो वो कहते हैं कि हमें इसकी प्रिस्क्रिप्शन चाहिए। हम फिर इंश्योरेंस को कॉल करते हैं, वो कहते हैं कि ये तो चेक नंबर हमने आपके प्रोवाइडर को ऑलरेडी पे कर दिया है। तो वो चीज़ें हमने फिर डॉक्टर ऑफिस से फ़ोन करके पूछना है कि आपको ये चेक रिसीव हो गया, इंश्योरेंस कह रही है, और आपने इवन कैश भी करवा लिया है। तो वो चीज़ें क्रॉस वेरीफाई करके सॉफ्टवेयर के अंदर पुट करना, ये सारी चीज़ें होती हैं, पेमेंट पोस्टिंग के अंदर आती हैं। इन सब चीज़ों को हैंडल करना पेमेंट पोस्टिंग है। और पेमेंट पोस्टिंग जो है, ये भी एक काफ़ी बड़ा डिपार्टमेंट है, इसके अंदर भी अच्छे पैकेजेस हैं, और ये ज़्यादातर अकाउंट्स वाले लोग करते हैं, जिन्होंने सीए किया हो या एमबीए किया हो या बीबीए किया हो या मैथ से रिलेटेड हो, तो वो चीज़ें करते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो होता है ना, वो सारा हिसाब किताब रखना होता है, कितनी पेमेंट आ रही है और कितने डिनायल्स आए हैं, इस तरह से। तो मैंने आपको एग्जांपल दी ईआरए और ईओबी की, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों चीज़ें समझ आई होंगी। तो अब अगली वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह देखेंगे क्लेम्स के ऊपर फ़ॉलो अप कैसे करते हैं, और अगर क्लेम डिनाई हो गया तो उसके ऊपर हमने कैसे काम करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, और अब आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जो अगले आने वाला लेक्चर है वो आप तक लाज़मी पहुँचे। अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख़्याल रखिएगा, और अगर आपको कोई भी मसला है, कहीं से कोई चीज़ समझ नहीं आई, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।